दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष खड़े हैं इस चीज़ का विश्लेषण करने के लिए कि जो भी एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी का हो, डिफरेंट स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो या और भी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनरल साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। विगत दिनों में आप देखेंगे कि साइंस का क्वेश्चंस बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका कद बढ़ा है। अगर हम बात बीपीएससी का ही करें तो बीपीएससी में आप देखेंगे कि पहले जहां साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो अब साइंस में 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि साइंस का महत्व कहीं ना कहीं एग्ज़ामिनेशन में बढ़ गया है और एग्ज़ामिनर या कमीशन भी ये चाहता है कि साइंस का जो बैकग्राउंड है उसका लड़का वो ऐसा कैंडिडेट जो साइंस का समझ रखता हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आवे। तो यह मायने नहीं रखता है कि हम साइंस बैकग्राउंड के हैं अथवा नहीं हैं, मायने ये रखता है कि हमें साइंस पर कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि साइंस पर को हम कैसे ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने आप को समझ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो साइंस में जनरली आप देखेंगे कुछ पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी और चौथा अगर आप देखते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। कुछ हद तक अब किसी एग्ज़ाम में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो हमें इन 5 जो टॉपिक है, 5 जो सब्जेक्ट है, उस पर मुख्य रूप से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इन 5 टॉपिक पर अगर आप अध्ययन करते हैं, इस पर अगर आप अपना फोकस डालते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस एरिया पर, किस सब्जेक्ट से आता है और उस सब्जेक्ट पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें पूछे गए जनरल साइंस का जो क्वेश्चंस होता है उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स या केमिस्ट्री। वहीं आप देखेंगे बायोलॉजी के साथ ही इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस का अगर काउंटिंग कर लिया जाए तो ये काफ़ी ही ज़्यादा संख्या में ये क्वेश्चन देखने को आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो हमें किस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है? बायोलॉजी के पर देना है, इन्वायरमेंटल साइंस पर देना है। अब ये सवाल उठता है कि बायोलॉजी में क्या पढ़े, कहाँ तक पढ़े? कुछ नहीं, आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा 11th और 12th का सिलेबस है, अगर उसको आप भली भांति कवर कर लेते हैं सुपरफिशियल नज़र से, ऐसा नहीं है कि जैसा इंटर में बहुत डेप्थ रूप में तरीके से स्टूडेंट पढ़ते हैं बायोलॉजी के, उतना डेप्थली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुपरफिशियली सभी कुछ जितने भी टॉपिक है उसके बारे में हमें एक समझ रखना ज़रूरी है। उसका एक जानकारी हमें होनी चाहिए कि इंटर के स्टूडेंट इंटर के सिलेबस में जो चीज़ पूछे जाते हैं उस सब के कौन कौन सा चीज़ है सुपरफिशियल ढंग से, वो हमें समझ बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो ये हमारा टॉपिक्स है, इसमें पहले हम उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वो एरिया जैसा कि हमने बताया अभी, बायोलॉजी है या इन्वायरमेंटल साइंस है। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो आपका 11 एंड 12 का यही टोटल सिलेबस है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
और क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। और इसमें भी 5 1 to 5 ये आपका 11 का सिलेबस है और 6 to 10 ये आपका 12 का सिलेबस है। और इसमें भी ध्यान ये देना है, ये वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि आप लोग इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दें कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि अब पहला टॉपिक है एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में चर्चा की गई है। तो ये एरिया से अगर आप देखते हैं इस सेक्शन से, तो क्वेश्चन उतना ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। आप समझ बनाने के लिए उसको आप एक बार आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरा अगर आप टॉपिक यूनिट देखते हैं 11th में, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के भी और प्लांट्स दोनों के बारे में बात की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत पूछा जाता है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जहाँ से क्वेश्चन जनरली कमीशन या किसी एग्ज़ाम में आता है वो सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। इस टॉपिक को आपको बहुत ही माइन्यूटली ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चर, सेल का अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे, चाहे वो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी हो, न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर या और कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो सब के बारे में, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इन सब बारों में आपको इन डिटेल्स में गहरी समझ बना के आपको स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। आप 65 बीपीएससी में देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोप्लास्ट से पूछा गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में पलटकर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उसमें आपको इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा हुआ मिल जाएगा। तो हमें क्या देखा हमने, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसे हमें बहुत सीरियसली देखना है। मेजर क्वेश्चंस यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे इसका है, रिस्पायरेशन है, प्लांट रिस्पायरेशन है, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें मेनली आपको फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस, उसको थोड़ा सा ढंग से देखने की ज़रूरत है। उसमें ढंग से अपनी समझ बनाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन 65 में भी पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फॉर्मेशंस क्या चीज़ का होता है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत गहरे ढंग से समझ बनाने की ज़रूरत है। यानी कि एक प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस आप थोड़ा बढ़िया ढंग से देखें तो अच्छा रहेगा। तो अगला जो मतलब यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर आपका इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग एग्ज़ाम में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सबसे पहला चैप्टर ही जैसे हम ले लेते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन में मुख्यतः जो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है। डाइजेशन में जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स, कौन से विटामिन्स का क्या केमिकल्स नेम होते हैं, उसके डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे मिनरल्स हैं उससे कौन उसके डेफिशिएंसी से कौन सा रोल होते हैं, कौन सा विटामिन्स का क्या रोल है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में या मिनरल्स का। तो ये सब थोड़ा सा माइन्यूटली समझ के साथ गहरी कंसेप्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में, डाइजेशन में। डाइजेशन के बाद अगर आप देखें रिस्पायरेशन आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो रिस्पायरेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपका फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसमें ब्लड के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी।
ब्लड सर्कुलेशंस हैं, फिर आप स्केलेटन है वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से करके आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम है वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, उसे आपको देखना ही पड़ेगा अच्छे ढंग से। फिर आप देखिए जब 12 का सिलेबस की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शंस आ जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस हो या प्लांट रिप्रोडक्शंस हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन्स मेल हार्मोन्स है, कौन सा फीमेल हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स कहाँ से प्रोडक्शंस होता है, इन सब चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, 12 का नेक्स्ट यूनिट है। जेनेटिक्स से भी क्वेश्चंस आपको कुछ पूछे लिए जाते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे भी पोर्शन है जो आपका सेल बायोलॉजी में ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, डीएनए हो, आरएनए हो, उससे संबंधित क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो जो कि आपको यहाँ जेनेटिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स में भी थोड़ा और गहरे समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट बना के पढ़ना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ को यहाँ देखना ज़रूरी हो जाता है। इवोल्यूशंस से जनरली डार्विनिज्म या लेमार्किज्म यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यहाँ इन्होंने सिंपल सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है, इन्होंने डार्विन ने कौन सा जहाज़ से यात्रा किया है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कौन से पैरासाइट्स, डिफरेंट पैरासाइट्स है और उस पैरासाइट से किस तरह की बीमारियाँ होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया है जिससे अलग अलग तरह से अलग अलग किस्म की बीमारी होती है। टाइफाइड किससे हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि मलेरिया है वो किससे हो रहा है, डेंगू किससे हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन उसका एटियोलॉजी यानी उसका कारण, बीमारी का कारण क्या है, ये पूछ लिया करता है एग्जामिनेशंस में। तो ये सब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इसमें आपको देखना पड़ेगा बढ़िया ढंग से। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का स्तर अगर बढ़ाता है तब इस पोर्शन से आपका क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब टाइप का क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं और उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स क्या है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, ये सब टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लास्ट जो आता है, जो इन्वायरमेंटल साइंस हमने कहा था, वो आपको इसमें कवर हो जाएगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में। इकोलॉजी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको कंसेप्ट अच्छा बनाना है। जैसे इकोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, हैबिटेट क्या है, नीच क्या है, ये सब चीज़ टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसके बारे में भी उससे संदर्भित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर है, ये सब से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो यहाँ आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से देखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जो हमारा 10 यूनिट्स है उसमें मुख्यतः आप 4-5 यूनिट पर ध्यान मुख्य रूप से दीजिए, बाकी को यूनिट को सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं। मुख्यतः सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोलॉजी एंड वेलफेयर एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी हो या रिप्रोडक्शन हो या जेनेटिक्स हो, उसको देख लीजिए। बाकी सबको सुपरफिशियली नज़र से देख सकते हैं। तो आपका बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप इस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप एक भी क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप मिस नहीं करेंगे। ये तो हमारा जनरल साइंस का एक पार्ट हुआ, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण हम अगले पार्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।